हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर बेटा 12 में आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू बिहेव एन इलेक्ट्रॉन एज वेव इन अ एटम। इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव इन अ एटम और एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट आपको पॉइंट दिया, एज पर बोहर हाइपोथेसिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें जो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। देखो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, सो इट इज क्वांटाइज्ड। ओके, लुइस डी ब्रोगली एक्सप्लेन दिस इन 1923। अकॉर्डिंग टू ब्रोगली's hypothesis, material particle have a wave nature. Material particle have a wave nature. The wave traveling on a string, particle wave 2 can lead to standing waves under the resonant condition. देखो, अगर किसी सपोर्ट के साथ, ये बॉल के साथ अगर कोई स्ट्रिंग को हम बाउंड करते और यहां से स्ट्रिंग को प्लग करते, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जनरेट्स होते हैं कि नहीं? स्ट्रिंग में ऐसे वेव्स जनरेट्स होते डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के। ओके, सो द वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग, पार्टिकल वेव 2 कैन लीड टू स्टैंडिंग वेव्स अंडर रेजोनेंट कंडीशन। तो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है? तो जैसे ही वेव्स मान लो कि इस साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से रिटर्न बैक अगर कोई वेव्स आ रहा है फिर से यहाँ पे टकराने के बाद, ओके, तो ये जो इन और ये आउट जो वेव्स है वो दोनों के बीच में एक यहाँ पे कोई पीक जनरेट होता है, बीच में एम्पलीट्यूड का पीक जनरेट होता है जिसको हम रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं, और इस वेव की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, दोनों एम्पलीट्यूड जब ऐड होते हैं, मान लो ये कोई वेव्स है, ठीक है, ये कोई रिटर्निंग वेव्स है ऐसे, अभी ये दोनों का प्लस करोगे तो देखो कि यहाँ पे जो पीक एम्पलीट्यूड्स है, वैसा ही अगर कोई पीक एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ गया तो ये दोनों का सम होने के बाद आपको जो वेव्स मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो है एम्पलीट्यूड का पीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो वैसे ही सेम नेचर में इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड यही नेचर वाइज वेव नेचर के अकॉर्डिंगली उसके अराउंड घूमता है, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड, a vast number of waves are excited, only those waves survive which have nodes at the ends। जिस वेव्स के पास एंड में नोड्स होते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स का जो कंसेप्ट था, ठीक है, वो 11 साइंस चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें एंड्स पे जो नोड्स अगर क्रिएट होते हैं वही वेव सर्वाइव कर पाते, बाकी सारे जो वेव्स है वो एलिमिनेट हो जाते। ओके, तो इट मीन्स दैट इन अ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक, डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक, उसमें जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो कैसे होता है? तो इन अ वन वेवलेंथ, इन टू वेवलेंथ और इन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। वन वेवलेंथ दैट मीन्स 1 lambda, टू वेवलेंथ दैट मीन्स 2 lambda एंड इंटीग्रल नंबर दैट मीन्स क्या लिखेंगे, n lambda। तो अभी कंसेप्ट ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे r ऑर्बिटल रेडियस में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसको क्वांटाइज्ड किया है।
नाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस Rn, ऑर्बिट कौन सी ले रहे हैं, nth सर्कुलर ऑर्बिट, और रेडियस भी कौन सी है उसकी, Rn रेडियस है। तो टोटल डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल करेगा तो ये सर्कल के सरकमफरेंस जितना होगा, विच इज 2 पाई Rn, इज इक्वल टू n इंटू वेवलेंथ, दैट मीन्स n लेमडा, जैसे हमने यहां पे बताया 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इंटीग्रल नंबर ऑफ लेमडास, दैट मीन्स n लेमडा। तो ये रिजल्ट आया जिसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, ठीक है। चलो, एज पर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, चलो वेवलेंथ का बेटा फॉर्मूला क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, ठीक है, nth ऑर्बिट है इसलिए एम वी एन होगा, क्लियर। तो यहां पे जो लेमडा की वैल्यू है, जो ऊपर का जो फॉर्मूला है 2 पाई Rn वाला, उसमें हम लेमडा की जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेमडा की वैल्यू इस पे बेटा पुट कर दो, तो 2 पाई Rn इज इक्वल टू n, और लेमडा h क्या हो जाएगा, m इंटू वी एन। चलो एम वी एन और Rn, एम वी एन को यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पाई नीचे जाएगा, दैट मीन्स NH डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये तो बोहर्स हाइपोथेसिस आ गया, जिसमें क्या था कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल नंबर ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई विच इज कॉल्ड बोहर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यही कंसेप्ट पे वेवलेंथ का और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर के कंसेप्ट से भी हमने बोहर्स हाइपोथेसिस डिराइव कर लिया, ओके। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन है, so Bohr model is applicable to hydrogenic atom, it cannot be applicable even helium atom। देखो only hydrogenic atom, that means Z is equal to 1, एटॉमिक नंबर 1 जो है हाइड्रोजन का, उस एटम को ही एप्लीकेबल हो सकता है, इवन वो हीलियम को भी नहीं एप्लीकेबल हो सकता। हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस टाइप का जो बेटा मॉडल होता है उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लाइन्स, ये हमने देखा था, डिफरेंट लाइन्स थी उसमें, स्पेक्ट्रल लाइन जिसको हम बोलते थे, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लाइन्स, एक से ज्यादा लाइन से बनी हुई है, और ए मॉडल है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो इसमें भी ये फेल गया है, दैट्स व्हाई इट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल। While Bohr's model correctly predict the frequencies of light emitted by hydrogenic atoms, देखो करेक्टली प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, जो लाइट उसमें से एमिट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हाइड्रोजेनिक, ओनली हाइड्रोजेनिक एटम में, वो करेक्टली वो प्रेडिक्ट कर सकता है ये मॉडल।
दिस मॉडल इज एनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज। ठीक है, दो इंटेंसिटी के बीच का गैप या तो दो इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस जो है वो उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी की जो इंटेंसिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ये मॉडल। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन वेरिएशन इन इंटेंसिटी। देखो वेरिएशन, इंटेंसिटी का वेरिएशन भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स एटम। ओनली हाइड्रोजेनिक एटम को अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेबल है। कॉम्प्लेक्स एटम अगर आप कंसिडर करो तो एप्लीकेबल नहीं है। ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड नॉट बी सर्कुलर। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर ही होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट। इट कैन बी एलिप्टिकल शेप ऑल्सो, वो एलिप्टिकल शेप में भी हो सकती है, राइट। तो ये हो गए कुछ लिमिटेशंस और ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।